अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं फिर से अपनी कोशिश में कामयाब हुई आज रिकॉर्डिंग करने में, देखती हूँ कि कितने मिनट की रिकॉर्डिंग कर पाती हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं एपिसोड 26 को। आज उस खरगोश ने हाजी बाबा के सारे पौधे ख़राब कर दिए थे। वो बाहर ज़मीनों पर थे, ज़ाहिर है किसी काम से, और तबस्सुम उनके पौधों का ख्याल रख रही थी। लेकिन वो ख्याल कैसे रखती, क्योंकि एक तरफ कसाई और गोश्त, ऊपर से पौधे, और फिर ये खरगोश। ये एक सफ़ेद खरगोश था, निहायत ही ज़ालिम, जो हर वक्त नुकसान ही करता रहता था। जहाँ देखो, जिस जगह उसका दिल चाहे वहीं सुराख कर देता। लेकिन वही खरगोश तबस्सुम को बहुत प्यारा था। वो बच्चों की तरह उसके साथ खेलती थी। खरगोश आगे भाग रहा था और तबस्सुम उसके पीछे। खिड़की में खड़ा वकास चौधरी अपने हाथ में चाय का कप लिए तबस्सुम और खरगोश का तमाशा देख रहा था। तबस्सुम ने बाल फिर से बिखेरे हुए थे। वो जिस तरफ झुकती, सारे बाल उसी तरफ ढलक जाते। वो खूबसूरती का पेकर थी, मासूम सी लंबे बालों वाली हसीना। वो फिर से बाल समेटती, उन्हें जूड़ा बनाती, दुपट्टा एक तरफ करती और दोबारा खरगोश के पीछे भागती। लेकिन खरगोश पकड़ में न आता और तबस्सुम के बाल फिर बिखर जाते। वकास चौधरी के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी। तमाशा काफ़ी दिलचस्प था। आखिरकार तबस्सुम कामयाब हुई और उसने खरगोश को पकड़ ही लिया। पकड़ लिया है मैंने तुम्हें, कितना तंग करते हो मुझे। तुमने क्या हाल कर दिया है पौधों का। आज तो तुम्हें सजा दूंगी, तुम्हें पिंजरे में डालूंगी, खाना खैर है दे दूंगी। वो हंसते हुए उससे बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा हो। तभी खरगोश ने उसकी उंगली पर जोर से काटा। तबस्सुम की हल्की सी चीख निकली और उसने खरगोश को छोड़ दिया। वकास चौधरी का कप होंठों तक जाते जाते रुक गया। उसे याद आया तबस्सुम का वो मुर्ग, जो कई साल पहले सुबह सवेरे बांग दे देकर उसकी नींद खराब करता था। वो मुर्ग भी तबस्सुम को बहुत प्यारा था। उसने एक छोटा सा चूजा लिया था, जिसे उसने निहायत प्यार से बड़ा किया था। जहाँ हाजी बाबा पौधों के दीवाने थे, वहीं तबस्सुम जानवरों की दीवानी थी। उसका बस ना चलता कि वो एक बड़ा सा चिड़िया घर खोल ले और हर प्यारी चीज़ को अपने पास रख ले, और उसने किसी हद तक ये शौक पूरा भी किया था। चिड़िया, मुर्ग, खरगोश, तोते, हर किस्म के जानवर उसने पाल रखे थे। वो उनका ख्याल खुद रखती थी। एक सुबह तो हद ही होगी, मूर्ख की बांग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तबस्सुम जायनमाज़ बिछाए बरामदे में बैठी थी। वकास चौधरी गुस्से में उठा, मूर्ख को पिंजरे से निकाला। तबस्सुम के हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे, मगर उसकी नज़र वकास और मूर्ख पर थी। वकास ने तबस्सुम को ज़हरालूद नज़रों से देखा। उसने मूर्ख को दोनों परों से पकड़ा हुआ था और वो बार बार फड़फड़ा रहा था। तबस्सुम का दिल कांप रहा था। वो जल्दी से जायनमाज़ छोड़कर किचन में गई। वहाँ से एक बड़ा सा छुरा उठाया और कांपते हाथों से वकास को पकड़ा दिया। वकास चौधरी ने अल्लाह अकबर कहकर उसे ज़बह कर दिया। खून आलूद छुरी एक तरफ फेंकी और तड़पता हुआ मुर्ग दूसरी तरफ। वो फड़फड़ा रहा था और तबस्सुम बस उसे देखती रह गई। खून के छींटे उसके पैरों पर पड़ रहे थे। तबस्सुम, बेटी, ये ज़ख्म। हाजी बाबा की आवाज़ पर वकास ख्यालों से बाहर आया। क्या हुआ बेटी, हाथ कैसे कट गया। कुछ नहीं बाबा, खरगोश ने काट लिया, तबस्सुम ने मुंह बनाकर कहा। मासी, जल्दी से पट्टी लाओ। हाजी बाबा ने आकर उसकी उंगली पर पट्टी बांध दी। इसी दौरान मालिक भी आ गया था। वकास चौधरी आगे बढ़ा, आस्तीन पीछे की। मालिक ने उसे छुरी दी और उसने खरगोश को पकड़कर ज़बह कर दिया। तबस्सुम फिर बस उसे देखती रहेगी, लेकिन इस मुर्ग और उस खरगोश के ज़बह होने में फ़र्क था। वो मुर्ग वकास चौधरी की बेजारी की वजह से ज़बह हुआ था और ये खरगोश तबस्सुम को काटने के जुर्म में। हाजी बाबा, आपको बुरा तो नहीं लगा। नहीं बेटा, क्यों बुरा लगेगा। असल में मैं आज खरगोश का गोश्त खाने का दिल था। अच्छी बात है, हम भी आ जाएंगे। बाबा ने वकास के कंधे पर हाथ रखा। वकास ने एक नज़र तबस्सुम के उदास चेहरे पर डाली और वहाँ से चला गया। तुम्हें क्या लगता है तबस्सुम, वकास तुम्हें पसंद नहीं करता। तबस्सुम ने एक नज़र अपने बाप को देखा, फिर नज़रें झुका ली। ऐसी बातें वो कभी नहीं करती थी, मगर उन्हें सब मालूम हो जाता था। नहीं, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। तबस्सुम ने चौंक कर दोबारा उन्हें देखा। बस वो अपनी नफ़रत को मोहब्बत पर हावी रखना चाहता है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रख पाएगा, क्योंकि मोहब्बत की शिद्दत ज़्यादा होती है। नफ़रत अगर आग की तरह फैलती है तो मोहब्बत नरम मिट्टी की तरह होती है। एक बार दिल में जम जाए तो वहीं रहती है और नफ़रत की आग फिर दोबारा नहीं भड़क पाती। सबके एग्ज़ाम चल रहे थे और बाकी किसी का रिवाज हो या ना हो, पाकिस्तानियों का तो एक ख़ास रिवाज होता है, और पाकिस्तानी लड़कियों का तो अल्लाह ही हाफ़िज़। एग्ज़ाम के दिनों में वो किसी को पहचानती भी नहीं होती कि कौन क्या कर रहा है और कौन नहीं। एग्ज़ाम उनके लिए किसी क़यामत से कम नहीं होता और एग्ज़ाम हर रोज़े महशर से कम नहीं लगता। पेपर हो चुका था। फ़तह बार बार अपना
क्वेश्चन पेपर चेक कर रही थी और वही जवाब याद करने की कोशिश कर रही थी जो उसने लिखा था। एर्थी ने तंग आकर उसके हाथ से क्वेश्चन पेपर ले लिया। बस भी करो, पेपर जो भी करना था कर लिया, अब क्या क्वेश्चन पेपर भी हिफ्स करना है? यार ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग से सारी चीज़ें फ्लश हो गई हैं। पेपर पर बैठे तो ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे कुछ आता भी है। कुछ याद आते ही फतक ने घूर के हमजा को देखा। बात सुनो हमजा के बच्चे, तुम इतनी चीटिंग कैसे कर लेते हो? हमजा के चेहरे के कई रंग आए और गए। फतक के बजाय एर्थी को देखने लगा। किसी ईमानदार आदमी पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाए जाते। फतक, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कब चीटिंग की? वो ऐसे बोल रहा था जैसे वाकई बहुत ईमानदार लड़का हो। वो फतक के थोड़े करीब आया और उसके कान में बोला, जगाड़ू मासी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं चीटिंग करता हूँ? पूरी हार्वर्ड ने नहीं देखा और तुमने मुझे देख लिया? बचपन से ही जासूस थी क्या? हमजा ने जितनी आराम से बात की, फतक ने इतनी ही चीख कर कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो, हंटर हूँ मैं। ये जो पैतरे हैं ना, या तो मुझे सिखाओ या अगले पेपर में चीख चीख कर कहूँगी चीटर। हमजा का दिल चाह रहा था वो अभी इसे उठाकर जैक के हवाले कर दे, क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ मोहम्मद फतक के लिए सिर्फ वही था। वो उससे नफरत से देख रहा था। एथी उन दोनों की बातों पर हंस पड़ी। कोई बात नहीं हमजा, कई दफ़ा मैंने भी तुम्हें देखा है। अब तो हमजा के कान भी लाल हो गए थे। वो सब उन्हीं बातों में मशगूल थे, पर उन्हें आलिया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अरे यार, अभी आलिया कहाँ चली गई? मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लगी है। चलो गाइस, कुछ खाते हैं। अब के जेके बोली, हाँ, मुझसे मजीद ना चला जाता, ना बोला जाता है, एर्थी ने कहा। फतक ने भी मुंह बसोड़ा। अमान मेरा अल्लाह। फतह की बात सुनकर हमजा बोला, जो अब उससे थोड़ी बहुत दुश्मनी महसूस कर रहा था, खुरम तू जा बेटा, आलिया को बुला ला, फिर आकर मुझे ज्वाइन कर लेना। खुरम खुशी खुशी आलिया को ढूंढने दौड़ पड़ा। उसे एक ही आवाज़ पर जाता देखकर हमजा हैरान हुआ। लगता है बंदे का दिल व दिमाग खराब हो रहा है, उसने हल्के से कहा, लेकिन एर्थी ने सुन लिया। तो हो जाने दो खराब, क्या तुम्हारा खराब नहीं है? एर्थी की बात सुनकर हमजा उसे मुस्कुराकर देखने लगा। वो उसे मुस्कुराता देखती तो खुद भी मुस्कुरा देती। लड़की हंसी तो फंसी। खुरम आलिया ही को ढूंढ रहा था। 2 दफ़ा उसका नंबर भी ट्राई किया, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। काफ़ी इधर उधर देखने के बाद उससे वो एक बेंच पर बैठी मिल गई। उसने मुस्कुराना चाहा, लेकिन मुस्कुरा ना सका, क्योंकि बेंच पर वो अकेली नहीं थी। जैक नैन्सी का बेस्ट फ्रेंड विवेन उसके साथ था, और वो उससे ऐसे हंस हंस कर बातें कर रही थी जैसे उसका बचपन का दोस्त हो। पूरा हार्वर्ड उसे नहीं जानता था, पर वो विवेन को जानता था कि वो कैसा इंसान है। लेकिन आलिया को ये बात क्यों समझ नहीं आती। वो कभी आलिया की जुल्फ़ें एक तरफ करता तो कभी उसके हाथों पर हाथ रख देता। खुर्रम आंखें फाड़ फाड़ कर बस उसे देखे जा रहा था। न जाने किस सोच के तहत उसने अपने वजूद को देखा, जैसे उसमें कोई कमी हो, जैसे एक नहीं बल्कि कई कमियां मौजूद हों, जैसे उसका वजूद ही ना हो। उसने फिर मोबाइल उठाया और दोबारा आलिया को मिलाया। मोबाइल आलिया की गोद में ही पड़ा था। वो मोबाइल को देखती और फिर एक तरफ रख देती। इतनी ही अहमियत थी खुर्रम की आलिया की ज़िंदगी में। जिया अली मदरसे में बैठी कब से बाजी का इंतज़ार कर रही थी। वो कब आए और उससे सबक सुने। वो उसकी छुट्टी हो। आज उसे घर जल्दी जाना था। उस्मान आने वाला था। उसकी छुट्टियां चंद दिनों की ही होती थी, इसलिए वो बार बार झांक झांक कर देख रही थी, मगर बाजी आ ही नहीं रही थी। जिया पानी के बहाने से उठी। वहाँ एक दूसरी बाजी हिफ्ज़ वालों को सबक पढ़ा रही थी। हिफ्ज़ वाली बाजी ने जिया को पानी पीने की इजाज़त दे दी। एक उंगली खड़ी करके दिखाने का मतलब होता है पानी पीने जाना, वो 2 उंगलियां खड़ी करके वॉशरूम जाना। जिया की एक उंगली वैसे ही खड़ी थी। वो पानी वाले कूलर से दूसरी तरफ मुड़ी और सीधी बड़ी बाजी के कमरे की तरफ चली गई। जिया ने ज़हन में ये तय कर रखा था कि वो आज सबक नहीं सुनाएगी, बल्कि कल वो आज और कल दोनों का सबक इकट्ठा सुना लेगी। दरवाज़ा हल्का सा बंद था। जिया ने खटखटाने की कोशिश की, लेकिन उसे यूं लगा कि कहीं अंदर उस्ताद साहिब ही ना हो। उसने हल्का सा झांकने की कोशिश की, मगर उसे कुछ समझ ना आई। अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन अंदर उस्ताद की आवाज़ नहीं थी। अंदर उसी के दर्जे की एक लड़की की आवाज़ थी, जो मुश्किल से 15 या 16 साल की होगी। जिया ने कान मजीद दरवाजे के करीब किया। ज़ूबी, वो खुद से बड़बड़ाई। जिया के दिल को कुछ हुआ। इतनी बेहियाई, इतना बड़ा गुनाह, वो भी एक आलमाबाजी से, जिन्हें कुरान का चप्पा चप्पा मालूम है, जिन्हें रहमतों के साथ अल्लाह के कहर का भी इल्म है, जिन्हें अल्लाह की बताई हुई हदूद का भी पता है। वो हाँफती काँपती अपनी जगह पर आ गई। उसने जो देखा, उसने जो सुना, उसे ना अपने कानों पर यकीन आया, ना ही अपनी आंखों पर। काश वो उठकर गई ही ना होती, काश उसने कुछ देखा ही ना होता, काश उसने कुछ सुना ही ना होता। आज इत्तेफाक से उन पांचों की क्लास नहीं थी। वो सब घर के बड़े लान में कुछ सरगर्मियों में मशगूल थीं।
आरती को आज फिर मौका मिला पौधों को देखभाल का। फिदक हाथ में तस्बीह लिए अपनी वजीफे में मशगूल थी और साथ साथ आरती की मदद भी कर रही थी। आलिया और जे के श्री ताश खेलने में लगी थी। आरती और फदक उनका हर मूव देख रही थी। श्री और जे के वक्फे वक्फे से कोई ना कोई ऐसी बात कह देती थी कि बंदा ना चाहते हुए भी हंस पड़ता था। फदक ऐसी हालत में जोर से मुंह बंद कर देती थी क्योंकि हंसने से वजू टूट जाता है। उसे जे की बात याद थी लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, हंसने से वजू नहीं टूटता। देख आलिया, अगर मेरा किंग आया तो वादा याद रखना, तेरी ब्लू जीन्स मेरी। जेके ने अपनी ताश की पत्तियों में मुंह छुपाकर कहा। चल झूठी, मैंने कहा कब वादा किया? आलिया ने चौंक कर कहा। मुझे पता था तुम वादा खिलाफी करोगे, इसलिए मैं अपना गवाह साथ लाई हूँ। क्यों जयश्री? जेके ने जोर से जयश्री की कमर पर थप्पड़ मारा। श्री को ठीक ठाक लगी थी। उसने एक नज़र जेके को देखा। हाँ हाँ यार आलिया, अभी गेम शुरू होने से पहले कहा था तुमने। यार भुलक्कड़ हो जाती हो, होती जा रही हो, श्री ने कहा। इस गद्दारी की सज़ा तुम्हें कुदरत की तरफ से मिलेगी। आलिया को बड़ा दुख हुआ। हाय रामा, तुम मुझे श्राप दे रही हो, श्री ने कहा। उसे वाकई करंट लगा। दूर होके बैठो, अभी तुम बीस्ट बनने वाली हो, साथ शुगर लेती आरती ने कहा। और याद रखो, बॉयज़ लेडी बीस्ट को किस नहीं करते। आलिया ने मजीद डरा कर कहा। अकेली जीन्स पहनना जेके, मुझे बीस्ट नहीं बनना, श्री ने आंखें मटका कर जेके से कहा। एंड जीसस गर्ल्स, जेके ने दांत पीस कर कहा। उसका मतलब है जाहिल लड़की। जेके श्री के अलावा बाकी तीनों ने जोर का कहका लगाया। फदक ने भी अब काबू ना किया और हंस पड़े। उसके हिसाब से उसका वजू टूट चुका था, उसकी कम इल्मी की वजह से। ये फेरी टेल की कहानियाँ भी कितनी अनबिलीवेबल होती हैं। एक रहमदिल लड़की ने एक खूनख्वार जानवर को इंसान बना दिया और वो राजकुमार निकल आया। जेके ने आवाज़ भारी करके कहा। सो नाइस, आलिया ने बेख्याली सी कैफियत में कहा। जेके ने उसकी तरफ बुरा सा मुंह बनाया। वैसे तुम सब अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहती हो? अचानक आलिया को ख्याल आया। सब ने एक साथ आलिया को देखा। जेके ने उल्टी सा मुंह बनाया। तुम रहने दो, तुम अपनी ततली लेजी वेजी के साथ खुश रहो, आलिया ने जेके को जिद होकर कहा, जो उसकी फेरी टेल की दुनिया का बुलबुला बार बार फोड़ रही थी। लीजा, जेके ने घूर के कहा। मुझे तो बिल्कुल गोविंदा जी जैसा चाहिए, ना उनसे ज्यादा ना कम, श्री ने फेरी टेल की दुनिया में उड़कर कहा। मुझे तो डार्क हैंडसम रिच सिक्स पैक वाला चाहिए जिसे देखकर लोग गर्दनें काट डालें। आलिया फ्लो में कुछ ज्यादा हो गई। ओ, तुम्हें वो दुष्ट रावण चाहिए? श्री भी फ्लो में चली गई। आलिया को फिर सदमा लगा और बाकी सबकी हंसी निकल गई। जेको को इस वक्त श्री पर इतना प्यार आया कि वो उसके गाल खींचने लगी। सब ने फिर आरती को सवालिया नज़रों से देखा। आरती सबकी नज़रें खुद पर देखकर कुछ कंफ्यूज हुई। ओए बताओ भी, श्री से आखिर रहा नहीं गया। आलिया के आइडियल को तो श्री ने खाक में मिला दिया था। आरती की नज़र गमले में लगे पौधे के पत्तों पर पड़ी। एक बहुत बड़ा और छोटा पत्ता, उस पर हल्की सी मिट्टी लगी थी। वो निहायत प्यार से उस मिट्टी को हटाने लगी। लुक्स मेरे लिए मैटर नहीं करते, पैसे से मेरी खास नहीं बनती, ना पैसे वालों से। जेके और आलिया ने उसे घूर कर देखा। एलियन उनकी आरती ने उनकी नज़रें महसूस की। सॉरी, आई कैन करेक्ट माई सेल्फ, जिन्हें पैसे से लगाव हो। जेके और आलिया दोनों ने गर्दन हिला दी। हाँ, अब ठीक कह रही हो, दोनों एक साथ बोली। श्री को सिर्फ आरती को सुनना था। आरती अभी तक पत्ते की फ्लैशी साइड्स को बड़े प्यार से साफ कर रही थी। हमेशा मेरे साथ रहे और कभी मुझे भटकने ना दे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी ज़िंदगी के 80 साल बहुत आसान हो जाएंगे। सब उसे इतनी मोहब्बत से देख रही थी जितनी मोहब्बत से वो कह रही थी। आज पहली बार आरती ने किसी लड़के के लिए ऐसे होने की बात की, और वो भी ऐसा लड़का जिसके साथ वो मौत तक का सफ़र तय करना चाहती है। सब ने गर्दनें मोड़कर मोहम्मद फतक को देखा। मुझे मत देखो, मैंने कभी नहीं सोचा। जैसे उसने जवाब पहले से तैयार कर रखा था। क्या फतक, बता दो अपनी पसंद का बकरा, कि कहीं अगर मुझे मिले तो तुम्हारे लिए पकड़ कर लाऊं। जेके थी, कुछ भी कह सकती थी। मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, अलबत्ता जिया ने एक दफ़ा अपनी ख्वाहिश बताई थी और उसकी बात मुझे काफ़ी ठीक लगी। आई थिंक अगर हम सफ़र का सोचे तो वैसा ही हो तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आरती पूरी तरह फदक की तरफ मुतवज्जा हुई। बात जिया की हो रही थी और आरती के लिए गैर अहम हो ही नहीं सकता। आजकल आरती के लिए ये मुश्किल होता जा रहा था। अब दोनों का राब्ता था और दोनों काफ़ी अच्छी दोस्त भी बन चुकी थी। जिया को कैसा लड़का चाहिए था? आलिया को भी फदक में दिलचस्पी थी। फदक की आंखों में वो मंजर उभरा जब वो रुकी बाजी की शादी पर एक साथ थीं। रुकी बाजी के साथ बैठकर उन्हें जीजू के नाम पर छेड़ रही थी और रुकी बाजी हर तरह की तारीफ के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल कर रही थी। तभी वलीमे के खाने के दौरान फदक के दिल में ख्याल आया और उसने जिया से पूछा, तुम कैसा शोर चाहती हो? जिया ने ताज्जुब से उसे देखा और उल्टी उसी से सवाल किया, तुम कैसा शोर चाहती हो? फतेह ने शैतानी मुस्कुराहट बखेरी।
تم جانتی ہو پھر بھی پوچھ رہی ہو؟ جیا بولی۔ نہیں نہیں، میں نہیں جانتی، فدق نے منہ بنایا۔ میرے پاس الیار ہے الحمدللہ، اور وہ جیسا ہے مجھے ویسا پسند ہے، باقی مجھے مرد نہیں لگتے۔ جیا وہ تمہارا شوہر نہیں ہے؟ بن جائے گا، اس میں کیا ہے؟ جیا نے ایک تھکی سانس باہر چھوڑی۔ فدق اچھا بتاؤ۔ جیا نے پلیٹ خود سے دور کی اور فدق کے تھوڑے قریب ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاصیت جیسا بس۔ فدق نے اسے تعجب سے دیکھا۔ ایک خاصیت جیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کیوں؟ اس دنیا کی جتنی زندگی باقی ہے اور اس دنیا کی فنا تک، یہ زمین ایک عمر جیسا پیدا نہیں کر سکتی۔ فدق کو جواب نہیں ملا۔ کون سی خاصیت؟ اسے عجیب سی دلچسپی ہوئی۔ بات مختصر سی تھی، پر کوئی سمجھ جائے تو اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ فدق کا پورا خیال جیا پر تھا، نہ کھانے پر تھا، نہ کھانا کھاتے لوگوں پر۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ انہیں دین کے لیے عمر دے دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل کا نام بھی عمر تھا۔ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر گئے۔ وہ عمر جس کی تلوار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی پیاسی تھی، وہی عمر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ جیا کی بات جاری تھی اور فدق کی آنکھوں میں تاریخ کے مناظر چل رہے تھے۔ پھر اللہ کے حبیب نے اللہ پاک سے کہا، اے اللہ، آپ نے میرے چچا کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ وہ بھی اتنے بہادر تھے جتنے عمر تھے، اور وہ بھی اتنے ہی خلاف فطرت اور دشمن تھے جتنے یہ عمر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وجہ پوچھی تو اللہ نے کیا کہا؟ فدق نے وہ کسی شہر میں تھے۔ اللہ پاک نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق سننے والوں میں تھا، جبکہ ابو جہل کے سامنے جب بھی اللہ اور دین کی بات کی جاتی وہ کانوں پر ہاتھ رکھ لیتا تھا۔ اے نبی، ہدایت وہی پاتا ہے جو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور جو نہ سنتا تھا نہ سمجھتا تھا تو خود سوچو فدق اللہ اسے ہدایت کیسے دیتا؟ فدق کے کانوں میں جیسے رس گھل گیا۔ تو تمہیں سننے والا چاہیے؟ ہاں، مجھے سننے والا چاہیے، سمجھنے والا چاہیے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے شوہر میں حضرت عمر کی یہ صفت ڈال دے، کیونکہ ہم لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں، سخت راہ میں تھک جاتی ہیں، دکھوں اور غموں سے تھک جاتی ہیں، اور ہمیں وہی سمجھا سکتا ہے اور سنبھال سکتا ہے جو خود سمجھا ہوا ہو، جو خود ہدایت کی کھوج میں ہو۔ بھٹکے ہوئے ہمیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ فدق اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو ہاں، مجھے سننے والا شوہر چاہیے۔ کہتے ہوئے جیا کو خوبصورت اور چمکتا چہرہ دیکھا جو پورے اطمینان تھا۔ جیا کی بات پوری ہو چکی تھی، یہاں بھی سب کسی شہر میں آ کر سن رہی تھیں۔ اب سب کو ایک دم اپنے ہم سفر سننے والے چاہیے تھے، لیکن کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ ہلکی سی ہنسی پر فدق نے ایرتھے کو مسکرا کر دیکھا۔ کیوں ہنسی؟ مجھے لگا عمر جیسا غصے والا اسے چاہیے۔ ایرتھے کی بات سن کر بات پر فدق نے اسے حیرانگی سے دیکھا اور ایرتھے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ فدق نے بڑے دھیرے سے کہا، تمہیں کس نے بتایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے غسیل تھے؟ ایرتھے نے اس کی بات پوری نہیں سنی اور لمبے قدم بھرتی دور چلی گئی۔ فدق پریشان حال اسے دیکھتی رہی۔ ایک دیکھی ہوئی بات اندھیرا رات کا ہوتا ہے، ایک سنی ہوئی بات اندھیرا تو قبر کا ہوتا ہے، ایک کم دیکھی بات اندھیرا سمندر کی تہوں میں ہوتا ہے۔ پھر کبھی تم نے انہیں دیکھا جن کی امیدیں ٹوٹ جائیں، جن کے دل اندھیروں میں ڈوب جائیں؟ وہی کوئی اندھیروں میں ڈوبا ہوا دل لیے جہاں سے روشنی مانگتا تھا، یا یوں کہہ دیا جائے کہ روشنی آنے کے کوئی امکانات ہی نہیں تھے۔ وہ اپنے بیگ میں کپڑے ڈال رہا تھا۔ نادیہ کمرے کے اندر آئی اور اپنے بھائی کا زرد چہرہ دیکھنے لگی۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں جو کبھی گہرے سمندر کی طرح تھیں، اب یوں لگ رہی تھی جیسے سمندر بہہ چکا ہو اور پیچھے صرف زوال رہ گیا ہو۔ ان آنکھوں میں خالی پن کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ مزید اس کے قریب آئے اور اب بھی بغیر رکے کام کر رہا تھا۔ زندگی بہت کچھ چھین لیتی ہے۔ نادیہ کے بات پر اس نے صرف خالی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ لیکن اگر زندگی ہمیشہ مہربان نہیں ہوتی تو ہمیشہ بے رحم بھی نہیں ہوتی۔ تمہارے حصے کا غم تمہیں ملا ہے تو خوشی بھی ضرور ملے گی۔ اس بار وہ یکدم ٹھہر گیا، خالی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ نادیہ، زندگی کبھی ان پر مہربان نہیں ہوتی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے بے رحم بنایا ہو۔ میں نے اپنی انا میں آ کر ایک قیمتی ہیرا کھو دیا ہے، اور یہ بات ساری زندگی پچھتانے کے لیے کافی ہے۔ اس سے بڑا غم مجھے زندگی نہیں دے سکتی کہ میں نے اسے کھو دیا۔ نادیہ نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ نقصان اس کا بھی ہوا ہے، اس نے بھی تمہیں کھو دیا ہے۔ اب الیار کسی پاگل کی طرح ہنس رہا تھا۔ نادیہ اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس کے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ میں۔ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے میرے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ میں۔ اس بار اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، میری سانس کٹ کٹ کر چلتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، دے دینا۔ اسے تڑپتا دیکھ کر نادیہ رونے لگی۔ میں نے اسے پل پل مارا ہے، میں ایک پل میں کیسے مر سکتا ہوں؟ وہ پھر ہنسنے لگا
اس نے میرے لیے خود کو چھوڑ دیا، اپنا ہر خواب میری مرضی پر وار دیا، خود کو مٹا کر وہ میرے ہونے آئی تھی اور میں نے اس کے چہرے کا رنگ ہی چھین لیا۔ وہ دھواں دھواں ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اس بات پہ چھوڑا جس میں اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ اب اگر اس کی آنکھوں میں ترس ہے تو وہ فدق کے لیے نہیں تھا، میرے لیے ہے۔ مجھے 100 بار خنجر مارا جائے یہاں، اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، اور میں 100 بار مروں تب بھی میری سزا پوری نہ ہو۔ نادیہ نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی وہ بیگ اٹھا کر جانے لگا۔ اماں ابا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ الیاس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اپنی پسندیدہ عورت کو تو کھو چکے ہو، اب اپنی ماں کو نہ کھونا۔ تم نے انکار کیا تو شاید وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، اور شاید ابا اماں کو بھی۔ تم جانتے ہو نا جہالت آج بھی زندہ ہے۔ الیاس سانس نہ لے سکا۔ ہاں جانتا ہوں کہ جہالت آج بھی زندہ ہے، روز ہی تو آئینہ دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ نادیہ نے دوبارہ مڑ کر اسے نہیں دیکھا، اور الیاس خان اپنی اگلی سزا کے لیے تیار تھا۔ جیا کی بچپن کی عادت بہت اچھی تھی یا بری، گندی تھی یا صاف ستھری، فدق کو اس نے ہر چیز کو بتا کے ہی رہنا تھا۔ اس نے زوبی اور عالمہ باجی کی بات فدق کو بتا دی۔ فدق اطمینان بھرے انداز میں اس کی بات سنتی رہی، مگر جیا کو بتاتے ہوئے پسینہ آ رہا تھا۔ وہ جب اس بات کے بارے میں سوچتی لرز جاتی۔ اچھا یہ سب تو ٹھیک ہے، یہ سب ہو گیا، تم نے مجھے بتا دیا، تم نے کچھ کیا؟ فدق کی بات سن کر جیا نے کہا، میں نے کیا کرنا تھا؟ تم نے کچھ نہیں کیا، پر میں کیا کرتی؟ اب کی بات جیا حیرت سے سوچ رہی تھی۔ دیکھو جیا، تمہیں نے تو مجھے کہا ہے کہ کوئی بری چیز دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے، اور اگر زبان سے بھی نہ ہو تو دل میں برا سمجھو۔ ہاں بالکل میں نے کہا ہے، اور یہ حدیث میں آیا ہے۔ جیا کو شاید تھوڑی بہت سمجھ آ گئی تھی، دل میں برا سمجھنے والا ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اب کی بار جیا نے بات مکمل کی۔ اچھا تو پھر فی الحال عالمہ باجی کو کچھ نہیں کہتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم ڈائریکٹ پورے مدرسے میں پر دھوا بول دو اور سب کو بدنام کرو، لیکن یہ بہت بری چیز ہے۔ وہ بچی ہے، زوبی بہت چھوٹی بچی ہے، ہو سکتا ہے وہ عالمہ باجی کے پریشر میں آ گئی ہو۔ تم ایک کام کرو، سب سے پہلے زوبی کو سمجھاؤ، اس سے کہو کہ وہ ان سے دور رہیں، اگر وہ اسے اکیلے بلائے تو وہ نہ جائے۔ تمہیں نہیں پتہ، اگر زوبی نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اسے بہت مارے گی۔ فدق نے لمبی سانس لی۔ اگر یہ نہ مانے تو سیکنڈ سٹیپ میں عالمہ باجی کے پاس جاؤ اور انہیں دھمکی دو کہ اگر انہوں نے زوبی کو یا مدرسے سے کسی بھی لڑکی کو دوبارہ تنگ کیا تو پولیس نہیں آئے گی، ہنٹرز آئیں گے اور ایسا تماشا مچائیں گے کہ انہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ ہمیشہ کی طرح جیا کے طوطے اڑ گئے۔ یہ کام تو صرف فدق ہی کر سکتی تھی۔ فدق یہاں تم تھوڑی ہو، ایک ہنٹر میں نہیں ہوں، ایک ہنٹر تم بھی ہو۔ اگر ہم یوں ہی بری چیزوں کو دیکھتے رہے اور کوئی رد عمل نہ دیا تو یہ عام ہوتی جائیں گی، لیکن اگر یہ بات مدرسے سے باہر گئی تو لوگ اپنی بچیوں کو مدرسے بھیجنا چھوڑ دیں گے۔ اس کے کتنے نقصانات ہوں گے، ایک باجی کی وجہ سے پورا مدرسہ بدنام ہو جائے گا، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ لڑکیوں کا علم ادھورا رہ جائے گا، لڑکیوں کا حفظ ادھورا رہ جائے گا۔ دیکھو جیا، جب ہم اینٹی بیکٹیریل لیتے ہیں تو اس کے ساتھ فائدہ مند بیکٹیریا بھی متاثر ہوتے ہیں نا، تو یہ چیزیں بھی ہوں گی، لیکن کم از کم ایک بہت بری چیز تو ختم ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، مجھے تعجب اس بات پر نہیں ہوا کیونکہ یہ سب اب عام ہوتا جا رہا ہے۔ طالبات کو استاذہ کا مارنا اور ایسا مارنا کہ وہ مر ہی جائیں، ان کے ساتھ بدفعلی، زیادتی، یہ سب ہر جگہ بڑھ رہا ہے۔ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ ہم آواز نہیں اٹھاتے۔ عالم ہو یا استاد کوئی بھی ہو، اس سے بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، وہ کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے۔ تو تم جاؤ پہلے باجی کو سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے تو ان کے شوہر سے بات کرو، انشاءاللہ۔ مجھے نہیں لگتا کہ بات اس سے آگے جائے گی۔ فدق اسے مزید سمجھا رہی تھی اور وہ چپ چاپ سنتی جا رہی تھی، اور اب جیا کو معلوم ہو چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ بھاگتے دن، بھاگتی راتیں، ہر لمحہ مصروف، نہ نیند کی فکر کیونکہ سونے کا وقت ختم ہو چکے تھے اور جاگنے کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ مسلسل مصروفیات کی وجہ سے اس نے اپنا موبائل کھول کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ ہارورڈ کی پڑھائی نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا، نہ جانے ایرتی ہی نہ ہوتی تو اس کا کیا بنتا۔ ہر وقت اس کے دماغ پر پڑھائی کا ایک عجیب سا دباؤ رہتا۔ پڑھائی کے بھاگ دوڑ نے دنیا کے تمام مسائل پیچھے چھوڑ دیے تھے۔ ہر ٹیسٹ اور ایگزام کے بعد وہ یہی سوچتی کہ اب جا کر بوسٹن گھومے گی، لیکن ایک ایگزام ختم ہوتے ہی دوسرے ایگزام کی ٹینشن شروع ہو جاتی تھی۔ معلوم ہے نا، ہر کتابی کیڑے کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے محمد فدق کا تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ پروفیسر نے انہیں اپنی اسائنمنٹ ای میل کرنے کو کہا۔ فدق نے اپنا موبائل کھولا، پہلے سے ہی کئی ای میل نوٹیفیکیشن اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی ایک ای میل دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ Congratulations, Fadaq. Based on your athletic record, you have been invited to attend the Harvard Women's Basketball Try-Out session this Friday to 5 p.m. Your presence will be considered for the upcoming university team selection and
ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। हार्वर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले तलबा सिर्फ ग्रेड्स ही नहीं बल्कि अपनी महारत, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, सर्टिफिकेशंस और गैर इंसाफी गर्मियों का पोर्टफोलियो भी जमा करवाते हैं। इदारों के एडमिशन्स और स्कॉलरशिप सोसाइटीज़ उन तमाम चीज़ों का तफसीली जायज़ा लेती हैं। अगर किसी तालिब इल्म में कोई ख़ास महारत हो या उसने किसी फील्ड में नुमाया कारकर्दगी दिखाई हो तो उसे खुसूसी दावत लेटर भेजा जाता है, जिसके ज़रिए मखसूस प्रोग्राम्स, ट्रायल्स या सोसाइटी इवेंट्स में हिस्सा लेने का मौका दिया जाता है। इन इवेंट्स में शिरकत करना मुकम्मल तौर पर तालिब इल्म की मर्ज़ी पर मुनहसर होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स को सिर्फ एक खेल नहीं समझा जाता बल्कि उसे लीडरशिप, डिसिप्लिन, टीम वर्क और प्रेशर हैंडल करने की सलाहियत का अहम हिस्सा माना जाता है। इसलिए वहाँ एक अलग एथलेटिक्स डिपार्टमेंट मौजूद है जो मुख्तलिफ खेलों की टीमें मैनेज करता है। हर खेल के लिए कोचेज, असिस्टेंट ट्रेनर्स, फिटनेस स्टाफ और स्टूडेंट को ऑर्डिनेटर्स मुकर्रर किए जाते हैं। अगर किसी तालिब इल्म ने अपनी स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेशन शामिल किए हों तो एथलेटिक्स डिपार्टमेंट उसके रिकॉर्ड का जायज़ा लेता है, जिसके बाद उसे ट्रायल्स, प्रैक्टिस सेशंस या ओवर टेंशन्स मीटिंग्स के लिए मदऊ किया जा सकता है। हार्वर्ड में हर तालिब इल्म के लिए स्पोर्ट्स खेलना लाजमी नहीं होता, लेकिन बासलाहियत तलबा को यूनिवर्सिटी अक्सर अपनी टीमों का हिस्सा बनने का मौका देती है। वो कई लम्हे ईमेल को तकती रही, कई लम्हे उसे पढ़ती रही। बास्केटबॉल उसका सबसे बड़ा जुनून था। हर इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालता है और वो जब भी फ्रस्ट्रेट होती है तो वो बास्केटबॉल खेला करती थी, और जब भी होश में होती थी वो कैलीग्राफी बनाया करती थी। ज़िंदगी की भाग दौड़ मसरूफियात ने उससे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन कितना वक्त हो गया था कि उसने कलम उठा के कोई इबारत नहीं लिखी। कितना वक्त हो गया था उसने बाल को अपने हाथ में झुलाया तक नहीं। उसकी आंखों के सामने वो सारे मंजर घूमने लगे। जब वो ग्राउंड में उतरती थी तो हर तरफ शोर होता था, मोहम्मद फ़दक, मोहम्मद फ़दक। वो बास्केटबॉल की जान थी। उसकी टीम उसके बगैर बस पे कट बोल कर खेलना तस्वर से भी नहीं बाहर था। वो चैम्पियन थी। उसके जहन में कई सवाल गूंजने लगे थे। उसने ईमेल का वक्त देखा। ये ईमेल कल की थी, यानी उसे कल बुलाया गया था, और आज सैटरडे फ्राइडे गुजर गया। उसने सुख का सांस लिया। हाँ, उसने सुख का सांस लिया। वो खुश थी। बस वही पाकिस्तानी वाला वसवसा उसके दिल में था। कहीं उसकी स्कॉलरशिप पे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा, कहीं उसकी ग्रेड्स पर इफेक्ट तो नहीं होगा। फिर उसके जहन ने उसे एक और दावत दी कि अगर वो खेले और जीते तो वो कहाँ पहुँच सकती है, वो क्या कर सकती है। उसने दोबारा अपने जहन को झटका। फ़ोन बंद किया, पर्स में रखा। अपने जज्बात, अपना डर उसने सारे उस पर्स में बंद कर दिए। प्रोफेसर बर्नार्ड क्लास के अंदर दाखिल हुए। धीरे धीरे स्टूडेंट आने लगे। जब वो क्लास शुरू करने लगे तब भी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सबकी नज़रें नॉक करते हुए दरवाजे पर गई। फिर एक दराज कद औरत पर जिसने मास्क के अंदर अपना चेहरा छुपाया हुआ था। उसकी आंखें हल्की नीली थीं, बिल्कुल आसमान के रंग की। उसकी एक बालिश्त बाल ऊंची चोटी में कैद थे। उसके साथ 3-4 लड़कियां और भी थीं जो अपने हाथों में बाल घुमा रही थीं। दरवाजे के पास खड़ी औरत की पर्सनैलिटी ही अलग थी। लंबा कद, स्पोर्टी बॉडी, सफ़ेद और सुरमई रंग के इम्तजाज वाला ट्रेनिंग सूट, गले में लटका हुआ कोचिंग कार्ड और चेहरे पर अजीब सा रोब। वो देखने में ज़्यादा से ज़्यादा 27 या 28 साल की लग रही थी। उसके सुनहरी बाल सख्ती से बंधे हुए थे, जबकि तेज़ नीली आंखों में एक अजीब एतमाद था। अलास्का हाइस थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विमेन बास्केटबॉल प्रोग्राम की असिस्टेंट हेड कोच। हार्वर्ड की एथलेटिक्स डिपार्टमेंट में कोचेस सिर्फ खिलाड़ियों को ट्रेन नहीं करते थे बल्कि यूनिवर्सिटी की नुमाइंदा डिसिप्लिन और टीम लीडरशिप भी संभालते थे। इसलिए उनका ताल्लुक बराह रास्त स्पोर्ट डिपार्टमेंट और स्कॉलरशिप सिलेक्शन कमेटी से होता था। क्लास में खामोशी छा गई, जबकि अलास्का ने अंदर आते हुए नज़र पूरे क्लास पर दौड़ाए। वेयर इज़ मोहम्मद फ़दक? उसकी आवाज़ में अथॉरिटी थी। फ़दक चौंक कर सीधी बैठ गई, जबकि क्लास के कई स्टूडेंट ने फ़ौरन उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। चंद लम्हों के लिए पूरी क्लास खामोश रह गई और फ़दक सिर्फ उसे देखती रह गई। अलास्का हल्का सा मुस्कुराई। मोहम्मद फ़दक, तुम्हारे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स गैर मामूली हैं। हार्वर्ड एथलेटिक्स डिपार्टमेंट ने तुम्हारी प्रोफाइल का जायज़ा लिया है और हम चाहते हैं कि तुम बास्केटबॉल ट्रेनिंग ट्रायल्स ज्वाइन करो। फ़दक का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। पूरी क्लास हैरत से उसे देख रही थी। एक नकाबपोश लड़की जो हमेशा लंबा सा अबाया पहनकर घूमती थी, वो बास्केटबॉल कैसे खेल सकती है? क्या अलास्का को ये सब नज़र नहीं आ रहा था? लेकिन अलास्का को उसके चेहरे पर चिपके वो सर्टिफिकेट नज़र आ रहे थे, वो रिकॉर्ड्स जो चीख चीख कर कह रहे थे कि मोहम्मद फ़दक चैम्पियन है। हमने आपको कल भी बुलाया था, लेकिन लगता है आपने ईमेल चेक नहीं की, शायद इसलिए नहीं आई। अलास्का ने दोबारा कहा। फ़दक अब भी खामोश थी। दूर बैठी एरती ये सब खामोशी से देख रही थी। आज उसके हाथ में किताब थी, जबकि आलिया और श्री भी वहीं मौजूद थी।
फदक ने आहिस्ता से आंखें बंद की। फिर पूरी क्लास ने वो लफ्ज़ सुने जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, सॉरी। मोहम्मद फदक ने सॉरी कहा था, यानी वो इनकार कर रही है, वो टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। अलास्का ने हल्की सी ठंडी सांस भरी। क्यों? क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। कोई बात नहीं, खेल के दौरान आपके पर्दे का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा, अलास्का ने नरमी से यकीन दहानी करवाई। इसी वक्त दीवार के साथ टेक लगाए बैठे जैक के होंठों पर खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। वो ये सारा मंजर बड़े मज़े से देख रहा था। आज मोहम्मद फदक की एक बार फिर बेइज्जती होने वाली थी, और अगर किसी और के हाथों ना हुई तो जैक के हाथों ज़रूर होगी। और तो मिस फी चैंपियन भी हैं, वो भी बास्केटबॉल की। वो तंजिया हंसा। पूरी क्लास की नज़र अब उस पर थी। मुझे तो लगता है गिरना पड़ने वाला बास्केटबॉल होगा, है ना? क्लास में हंसी की गूंज गई, मगर जैक नहीं हंसा। वो तंज कर रहा था। अलास्का ने सख्त नज़रों से उसे देखा। वो जैक को जानती थी। जैक भी यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल टीम का स्टार प्लेयर था। हैंडल योरसेल्फ जैक। लेकिन जैक को परवाह कब थी? नो कोच, आप नहीं जानते, शी इज़ मुस्लिम। इनके मज़हब में औरतों को हमेशा बाउंड्रीज में रखा जाता है। यहाँ उसको खेलने की इजाज़त नहीं होगी। वो अब बाकायदा खड़ा हो चुका था। मोहम्मद फतह को जलील करने का ऐसा मौका वो क्यों जाने देता? इनके मर्द सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन औरत औरत सिर्फ पर्दे में रहेगी। एर्थी ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। वहाँ मौजूद हर शख्स जैक की हकीकत जानता था। वो इस्लाम से नफरत करता था, और शायद फतक से भी। उनके मर्द 4 शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन औरत किसी लड़के से नॉर्मल बात भी नहीं कर सकती। लाइक सीरियसली? वो हैरत ज़दा बनने की अदाकारी कर रहा था। पूरी क्लास बार बार जैक की तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे का रंग बदल चुका था। अगर हमजा और खुरम वहाँ होते तो शायद जैक का मुंह तोड़ देते, लेकिन उस वक्त फतक अकेली थी। स्टॉप इट जैक, शी ने गुस्से से बोला। वाई आई स्टॉप इट, यही लिखा होगा। सबको पता चलना चाहिए किस किस्म की रवायात से ताल्लुक़ रखती हैं। बिजनेस पढ़ने आई है, लेकिन आखिर में पाकिस्तान जाकर घर ही बैठना है ना, क्योंकि इनके मज़हब में औरत को घर में रहने का हुक्म है। हुक्म? उसने जानबूझकर उर्दू का लफ्ज़ जोर देकर बोला। कुछ लोग हंस पड़े। फदक को लगा उसके दिमाग की रगें फट जाएंगी। मुसलमान औरत के घर में कोई मर्द आए तो वो सिर्फ एक बार पूछ सकती है कौन है ना? वो इस्लाम के बारे में अधूरी बातें जानता था, मगर उन्हें इस अंदाज से पेश कर रहा था जैसे इस्लाम औरतों के लिए कैद खाना हो। क्लास में बैठे कुछ लोग जो पहले इस्लाम को एक अच्छा मज़हब समझते थे, अब उलझन में थे। जैक के सवाल खतरनाक थे, क्योंकि वो आधा सच बोल रहा था, और आधा सच तबाही है। फतेह की आंखें नम होने लगी। वो क्या जवाब देती, कहाँ से शुरू करती, कैसे बताती कि दीन को लोगों के रवैयों ने नहीं पाया, नापा जाता, रवैयों से नहीं नापा जाता। वहाँ बैठी आरती सिर्फ उन्हें सुन रही थी। कभी कभी लोगों को बोलने देना चाहिए, क्योंकि उनके बोलने में सवाल छुपे होते हैं, और सवाल इंसानों को तलाश करने वाला बना देते हैं। और यकीन करें, तलाश का सफ़र बहुत हसीन होता है। जैक जहर उगल रहा था। फदक को तो उसकी हरी आंखें भी जहर लगती थी। वो सर से पाँव तक जहर था। आरती ने दोबारा नज़रें झुकाकर अपने हाथों पे रखी किताब को देखा। उसका कवर बेहद दिलकश था। सफ़ेद रंग के उस कवर के दरमियान मुकम्मल पर्दे में बैठी एक औरत किसी बाग में मौजूद थी। वो तलवार के सहारे बैठी थी, लेकिन उसके अंदाज में कमज़ोरी नहीं, अजीब सी ताकत थी। तस्वीर कुछ ऐसी थी जैसे उसके वजूद से रूहें निकल रही हों, हर रूह के सर पर अलग ताज हो। किसी के ताज में हीरे जगमगा रहे हैं, किसी के ताज पर फूल सजे थे, किसी के साथ किताबें और कलम लहरा थी, जबकि किसी ने शहादत की उंगली बुलंद की हुई थी। कवर के निचले हिस्से पर ऐसे लगता था जैसे किसी ने हल्की सी आग लगा दी हो, और फिर उस आग पर वो रोशनियों का फुवारा बरसाया हो। अगर तुम्हारी इमेजिनेशन ने सही तस्वीर बनाई हो तो यकीनन तुम समझ सकते हो वो बुक कवर कितना खूबसूरत था, ऐसा कि इंसान घंटों उसे देखता रहे और फिर भी दिल ना भरे। हमने इसका जो वो है इस सीन का, इस बुक कवर को चैट जीपीटी पे बनाया है, वो हम दिखा रहे हैं। ये काफ़ी खूबसूरत है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। आज फिर सैटरडे था। विग्रेट आधी नींद में थी, क्योंकि उसका आधा जागना बनता था। एर्थी ने जो आना था उसका फेवरेट बर्गर लेकर। उसी दौरान उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कोई बैठा है। वो उठ बैठी। वो एर्थी की खुशबू को पहचानती थी। वो साफ़ सुथरी ख़ास पर्सनैलिटी की मालक लड़की उस विग्रेट के साथ बड़ी मुतमईन तरीके से आलती पालती मार कर बैठ जाती थी। वो दोनों बर्गर खाने में मसरूफ़ थी। तभी विग्रेट ने अपने साथ रखे बैग की तरफ इशारा किया। एर्थी ने सवालिया नज़रों से देखा। ये रात यहाँ पर कोई रख के गया है। एर्थी का बर्गर खाता हाथ रुका। एर्थी ने उसे देखा। विग्रेट ने हाँ में सर हिला दिया। 1000वें हिस्से में एर्थी के चेहरे के रंग बदला। फिर विग्रेट ने उसके कान में कुछ कहा। एर्थी ने गौर से उसकी आंखें देखी और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उसने बैग उठाकर उसकी गोद में रख दिया। एर्थी ने बैग के अंदर हाथ डालकर वो खूबसूरत किताब निकाली। कोने में से नहरी हरूफ से लिखा था, मुस्लिम वुमेन। वो यकीन
اور یقین آئے تو مان لینا ایرتی وہ کتاب صرف 2 ہفتوں میں 2 بار پڑھ چکی تھی۔ جیک سٹاپ پہ شٹ اپ جیک جیک کو پھر چپ کروایا گیا۔ اس بار فتح چیخی تھی اور ایتھی اپنے خیال سے واپس آئی۔ اپنی گندی زبان سے میرے مذہب کا نام مت لو۔ پوری کلاس خاموش ہوگی۔ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب میرا دین ہے۔ اگر اسلام عورتوں پر ظلم کرتا تو اتنی عورتیں خود اسلام قبول نہ کرتی، اتنی سیلیبریٹیز اپنی مرضی سے حجاب اور عبایا نہ پہنتی۔ ہمارے دین نے عورتوں کو جو عزت دی ہے اتنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ جیک نے تنزیہ کہہ کر لگایا، او ریلی، اگر تمہارے دین میں اتنی فریڈم ہے تو یہ 10 کلو کپڑا اتار دو نا، آزاد ہو جاؤ۔ فتح نے حقارت سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں برقع اتار دیتی ہوں، لیکن تم بھی سب کے سامنے اپنے کپڑے اتار دو۔ جیک کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کم آن، تمہیں بھی تو فریڈم ہے نا؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا مگر فتح کی آواز پہلے ہی بلند تھی۔ غصہ آ رہا ہے، شرم آ رہی ہے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ اتارنا بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے تمہارے لیے سب کے سامنے کپڑے اتارنا۔ کپڑا ہماری عزت ہے، ہماری حفاظت ہے۔ ایرتی کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ عالیہ نے سیٹی بجائی جبکہ شرین نے تالیاں بجائی۔ آہستہ آہستہ پوری کلاس تالیوں سے گونج اٹھی مگر لوگوں کے دل مکمل مطمئن نہیں ہوئے تھے کیونکہ جیک نے جو سوال اٹھائے تھے ان کے مکمل جواب فتح کے پاس نہیں تھی لیکن کسی اور کے پاس تھے۔ آج کی ایپیسوڈ اتنی ہی کافی ہے۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ کمنٹ، لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔